गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलते हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, 1909 और 1892। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्लियर? जहाँ क्या हो गया है? केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए भी कहते हैं, से किस क्या लिया गया है? लोक जनहित याचिका लिया गया है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश पेश की? देखिए सेकंड लास्ट सेट में या लास्ट सेट में भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि जो भाषा से संबंधित राज्य पुनर्गठन था वो टोटल 3 कमेटी बनी थी। एक था आपका एसके धर कमेटी, ठीक है, सबसे पहला यही बना था जो संविधान सभा में था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सेकंड नंबर आपका था क्या? जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। और थर्ड आपके क्या थे? थर्ड थे आपके जस्टिस फजल अली 1953 वाले। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जेवीपी समिति ने अपना कब पेशकश किया है? तो ऑप्शन है आपके पास 1948, 1949, 1950, 1951। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका 1949। जेवीपी कमेटी का क्या है? रिपोर्ट आया और रिपोर्ट के हिसाब से यही आया फाइनली कि आपका जो भाषाई आधार पर राज्य का जो गठन है वो तत्कालिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली क्या थी? तो देखिए ये जो आया भारत शासन अधिनियम, इसने भारत को अखिल भारतीय संघ कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, अखिल भारतीय संघ। क्लियर? 1935 भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसके लिए? तो देखिए सीधा सीधा जो लोग कंटिन्यू इस क्लास को देख रहे हैं उनको पता होगा कि सरकारी आयोग का गठन बेसिकली हुआ था आपके राज्य और केंद्र के मध्य संबंध है ना, सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, केवल 4। इसके अलावा और सरकारी आयोग का कोई विशेष टॉपिक या मोटिव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है आपका। ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है महान्यायवादी के बारे में। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, ये भी सही है, क्योंकि जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो क्या होते हैं? सरकार के, गवर्नमेंट का लॉयर होता है, और अगर सरकार ना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में बचाव नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्या कह रहा है? वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। ये वाला सेगमेंट गलत है, तो आंसर सिर्फ एक और दो होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो देखिए जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं पंचायती राज में, तो आपको पता है पंचायती राज में 1/3 क्या है? फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। क्लियर? और जब रिजर्वेशन बाकी और सेगमेंट के लिए भी है, और वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 243H, 243E, 243D और 243G। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, 243D में क्या है आपका? पंचायती राज संस्थाओं में क्या है? रिजर्वेशन में के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने दिन तक पड़ा रह सकता है? तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताता है कि विधानसभा से पास हो गया है बिल, क्योंकि धन विधेयक का तो 14 डेज का टाइम पीरियड है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक के अलावा राज्य में जो विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधानसभा से जो पास हो गया है वो विधान परिषद में कितना दिन तक मैक्सिमम रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 3 महीने तक रह सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, और सेकंड कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुई है। क्लियर? चलें आगे। और संस्थापक जो थे या मेन फाउंडर कह लीजिए, उसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसाकी इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली रेड क्लिफ के बारे में हम लोग अभी तक पढ़े हैं। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? जो बॉर्डर लाइन है, और ऑप्शन में देखेंगे कहीं बॉर्डर लाइन की चर्चा है तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? वापस से पुस्तक का नाम पढ़ लीजिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, लॉर्ड माउंटबेटन, रफीक जकारिया और राम मनोहर लोहिया। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका राम मनोहर लोहिया। बुक का क्या नाम है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? देखिए आपको पता होगा कि दास्ता प्रथा अंत हुई थी पहले, फिर ऑन पेपर ये हुआ कभी और प्रैक्टिकल कभी और हुआ। मतलब कि सिंपल समझिए कि कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक अलग अलग क्या होता है? स्टेज होता है। फाइनली जो अपराध घोषित हो गया ऑन पेपर वो है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, 1860, 1858, 1789 और 1833। तो आंसर क्या होगा? 1860 में फाइनली ऑन पेपर लिखा गया कि हाँ जो आपका दास्ता प्रथा है वो बिल्कुल क्या है? अपराध है। क्लियर? लेकिन जब बात करेंगे कि दास्ता प्रथा का उन्मूलन किसने किया, मतलब प्रयास किसने किया, तो 1843 के एक्ट में जो है आपका जो कौन थे? लॉर्ड एलिन ब्रो है ना, ब्रो जो है वो दास्ता प्रथा खत्म करेंगे, ऐसे मैंने याद कर रखा है। तो लॉर्ड एलिन ब्रो ने क्या किया था? दास्ता प्रथा का उन्मूलन किया था। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1860 का जो एक्ट था उसमें जो है दास्ता प्रथा को अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले कब बने थे? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का जो अधिवेशन था वो बने थे। अब 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना चाहिए।
और ये कौन सा नंबर का अधिवेशन था? ये 21वां नंबर का अधिवेशन था, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है। 85 से ये 20 साल लग रहा हो, लेकिन 85 क्योंकि पहला था इसलिए 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी, और साथ ही साथ जो है बंगाल विभाजन भी हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का योजना किया गया था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध तो 1919 में हुआ था, आपको पता है, बट डेट नहीं पता है। डेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1919, यही वो डेट है जिसमें प्रोग्रामिंग किया गया था पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध करना, हड़ताल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 6 अप्रैल 1919 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? और क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट भी है और रिपीटेड भी है। क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ऑप्शन देखेंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में लोटा विद्रोह की किस स्थान पे हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बिहार में जो लोटा विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? छपरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बक्सर। आंसर क्या होगा? वेरी गुड आंसर है आपका मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था? लोटा विद्रोह हुआ था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? ऑप्शन क्या क्या है? 4 है, 7 है, 6 है और 9 है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 7। अकबर के शासनकाल में बिहार टोटल 7 डिफरेंट सरकार में क्या था? विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? देखिए, सल्तनत काल बोला जाता है या तो आप दिल्ली डायनेस्टी कह लीजिए, ठीक है, दिल्ली का वंश कह लीजिए, और या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? गुलाम वंश से बेसिकली स्टार्ट होता है, तो दिल्ली सल्तनत भी आप इसको कह सकते हैं, इसलिए सल्तनत काल कहते हैं। और कह रहा है कि मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क्या क्या है? मजलिस एक खास, मजलिस एक खलवत, बार एक खास और बार आजम। तो बेसिकली जो आपका मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट, उसको कहते थे आप मजलिस एक खलवत। ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलें, जहाँ पे क्या कैबिनेट का मीटिंग होता है बैठकर, उसको क्या कहते थे? मजलिस एक खलवत कहते थे, खलवत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से ऋग्वैदिक काल में किस नदी को हिरण्यनी कहा गया था? हिरण्यनी कहा गया था। ऑप्शन क्या क्या है? सरस्वती, सिंधु, सतलज और यमुना। आंसर क्या होगा? हिरण्यनी जो है वो सिंधु नदी को कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। क्लियर, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है वो कौन थी? सिंधु, जो आपका ऋग्वैदिक काल था उसमें सरस्वती जो है उसको सबसे पवित्र नदी माना गया था। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जब बात करते हैं भगवान महावीर का, तो आपको पता होगा ये जैन धर्म के ये उपासक थे, या बोलिए कि जैन धर्म के आखिरी कौन सा 24वें तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे जैन धर्म के। कौन? महावीर, भगवान महावीर। और आपसे पूछ रहा है कि प्रथम अनुयायी, जो प्रथम अनुयायी थे वो इन्हीं के दामाद थे, और दामाद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। वेरी गुड, जामिल नाम था। जब बात करते हैं महावीर का, तो याद रखिएगा महावीर का जन्म कब हुआ है? तो 540 बीसी में हुआ है, और 540 बीसी कहाँ? कुंडलग्राम, वैशाली में हुआ है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? देखिए, जब बात करते हैं ग्रीनविच से भारत को कंपेयर जब किया जाता है, भारत को कंपेयर किया जाता है, तो पता है कि भारत जो है वो 5.5 घंटा आगे है। ये आपको समझना है। आगे का मतलब जितना बजा उसमें ऐड कर लीजिए। तो आपको कह रहा है कि दोपहर का 1 बजा है, तो 1 में 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6.5 हो जाएगा। दोपहर बोला है मतलब शाम में 6.5, तो ऑप्शन में देखिए शाम के 7.5, ये गलत है, शाम के 6.5 बजे हैं, ये आपका आंसर क्या है? सही है। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की अपनी अक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपीहिलन, पेरीहिलन, एपोगी और पेरिगी। तो सूर्य से जो निकटतम दूरी है उसको हम लोग कहते हैं पेरीहिलन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपसौर। क्लियर, ये क्या है? सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के करीब आता है इसी टाइम सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और आई होप सो आप लोगों को सबको पता होगा। ऑप्शन क्या है? टोडा बेटा, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर और अन्नाईमुड़ी। तो आंसर क्या होगा? आंसर है अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो देखिए, भारत में टोटल 2 नदी है जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। कौन कौन सा? एक तो नर्मदा है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ताप्ती है। क्लियर, नर्मदा ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, भ्रंश घाटी से करती है। साथ ही साथ जान लीजिए कि नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो है अमरकंटक का पठार। ठीक है, कहाँ? अमरकंटक। साथ ही साथ नर्मदा ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अरब सागर में गिरती है मतलब कि दूसरी ओर, पीछे की ओर चलती है, यानी कि ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर इसका प्रवाह है। बाकी मैक्सिमम नदी क्या है? पूर्व की ओर प्रवाह होता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर, आंसर क्या होगा? भ्रंश घाटी से कौन बहती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है? ये कह रहा है सूची को मिलाना है समुद्र की धारा और महासागर। तो देखिए, अब इससे रिलेटेड हम लोग मैप देखेंगे। पहले तो मैं इसमें से कुछ बता दूं आपको। इसमें से सबसे पहला मुझे बताना है आपको कौन सा, वो है आपका एल नीनो धारा। जो एल नीनो है और ला नीनो है वो बेसिकली है कहाँ? तो हम लोग इसको मैप में देखेंगे, लेकिन मैप में इसका मेंशन जनरली होता नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम है। बाकी सारा जो धारा है वो क्या है? रेगुलर चलता है। तो रेगुलर चलने वाली धाराओं को देख लेते हैं। सबसे पहले एगुलहास धारा है, वो हिंद महासागर में है। तो पहला का पहला आपको सी का ये देखिए, ये नजर आ रहा है, सी नंबर। फिर क्या है आपका जो एल नीनो है वो कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, फिर क्यूरेशिया जो है वो कहाँ है? वो उत्तरी प्रशांत महासागर में। और जो बेग्युएला धारा है ये कहाँ है? ये आपका है दक्षिणी अल्टार्कटिक में। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन हम लोग इसको वापस एक बार मैप में देखते हैं और समझ लेते हैं, और इसको आपको रिपीट कर लेना है ताकि ये फिर फ्यूचर में कभी आप भूलिए नहीं। चलते हैं हम लोग मैप की ओर। वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ये आपका एशिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल नीनो जो धारा प्रवाह है वो बहता कहाँ है? वो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम में। ये जो एरिया है, नीचे वाला एरिया, यहाँ पर आपका क्या है? अल नीनो प्रवाह है। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, अल नीनो जो है वो दक्षिणी अमेरिका, ये जो आपका एडीज पर्वतमाला दिख रहा है यहाँ पे, इसके इधर एंडीज पर्वतमाला और ऑस्ट्रेलिया तक, यहाँ तक आपका क्या है? अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव होता है। इसके बाद हम बात कर लें क्या? हिंद महासागर में हम लोगों ने देखा। हिंद महासागर में देखिए, हिंद महासागर है कहाँ? बहुत लोगों को तो पहले ये नहीं पता होता है। इंडिया का मैप यहाँ दिख रहा होगा, इंडिया के नीचे जो है वो हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर
ऑगलास धारा, यही था आपका ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या था आपका, क्यूरेशियो धारा था, देखिए प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरेशियो धारा है, क्लियर। तो ये सारा धारा है जो आपको पढ़ना है। बेसिकली आपको जो जो था वो देखिए, आपका हम्बोल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, हम्बोल्ट भी है, ठीक है। लेब्राडोर देखिए कहाँ है, लेब्राडोर से कई बार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देखिए उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है आपका, उसमें वहाँ आपका क्या है, लेब्राडोर नजर आ रहा है, क्लियर। चले, तो ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें आपको पहले महासागर पता होना चाहिए, ये हिंद महासागर है, ये आपका इधर और इधर प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, क्लियर। जब हम आर्कटिक की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वेनेजुएला धारा, है ना। तो ये आपका मैप हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाएगा, ऑप्शन क्या है, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। आंसर क्या होगा, कालाहारी रेगिस्तान जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पे क्या है आपका बुशमैन जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना भारतीय गणराज्य में है, मतलब उसका स्टार्टिंग भी हो रहा है भारतीय गणराज्य में और मिल भी रहा है भारतीय गणराज्य के किसी चाहे बे ऑफ बंगाल में मिल रहा हो या अरब सागर में मिल रहा हो। तो वो कहाँ है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका गोदावरी, क्योंकि ये तीनों नदियाँ क्या है, उत्तर भारत की हैं और इसका स्टार्टिंग भी बाहर से है, इसका भी बाहर से, इसका भी बाहर से, सिर्फ गोदावरी कहाँ है आपका एमपी से निकलती हैं, ठीक है। और गोदावरी जो है वो एमपी से होते हुए जाती है, और याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक जो है वो कहाँ स्थित है। तो मत्स्य क्षेत्र का मतलब है क्या कि यहाँ मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ का क्या है, वाटर लेवल जो है वो छिछला है, यानी कि पानी कम होता है समुद्र में। है कहाँ, ऑप्शन में देख लेते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। मैंने कभी इसको बहुत पहले पढ़ा था कि जो ग्रैंड बैंक क्षेत्र है ये आपका कहाँ है, ये आपका ब्रिटेन के आसपास का कोई एरिया है। तो ब्रिटेन है कहाँ, तो देखिए आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहाँ है, ब्रिटेन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, मतलब ऐसी मुद्रा जो जनरली मुद्रा है नहीं, ऑन पेपर है सिर्फ। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, उसमें आपको ये नजर आएगा एसडीआर। एक तो जीडीआर है वो नहीं है, एक एसडीआर है। एसडीआर बेसिकली एक ऐसी मुद्रा है जो कृत्रिम समझी जाती है, क्योंकि एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल, ये तो जान रहे हैं, ड्राइंग DRAWING, ड्राइंग का मतलब मैप में ड्रॉ करना और साथ ही साथ विड्रॉ करना, बाहर निकालना। राइट्स का मतलब अधिकार। तो स्पेशल ड्राइंग राइट बेसिकली ये एक ऐसी मुद्रा है जो IMF की मुद्रा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा है, जिसमें हर एक कंट्री के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू दिया जाता है कि आप इतना पैसा का कभी भी लोन ले सकते हैं, क्लियर। तो यही आपका क्या है, एसडीआर है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा दिल्ली में तो अब नोएडा में होने लगा, पहले दिल्ली नहीं था। दूसरा है क्या, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आएगा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में जनरली सिक्कों की ढलाई होती थी, बाद में फिर नोएडा, दिल्ली कह लीजिए, दिल्ली अब नोएडा तो यूपी में आ जाएगा वैसे, वहाँ पे बाद में होने लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। तो बाजार के लिए सबसे जरूरी क्या है आपका, मार्केट बेसिकली डिसाइड करता है प्राइस, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। जब आप मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं कि मेरा मार्केट महंगा है या सस्ता है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग चलता है। बाकी श्रमिक संघ, आर्थिक विधान और बैंक इंश्योरेंस से मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो आई होप सो जो करंट पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि पीएम कुसुम योजना का मेन जो फोकस है वो है क्या, कि किसानों को पेट्रोल या डीजल पे उनकी जो निर्भरता है वो कम किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पे कम करके उसको सोलर की ओर बढ़ाना है, क्लियर। ये है पीएम कुसुम योजना का जो पंप है वो सोलर पंप स्टैब्लिश करना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको सिंचाई, किसान मानसून पर निर्भरता ये खत्म है, ऋण के लिए किसानों को साहूकार ये भी खत्म है, फूलों के। ऑप्शन नंबर डी देखिए, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा प्रदान करना, ये है आपका क्या, पीएम कुसुम योजना। क्लियर कट एकदम माइंड में रखिएगा कि योजना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स का बहुत टर्मिनोलॉजी ऐसा है जो बिल्कुल क्लियर होता है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। ऑप्शन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देखिए इससे आपका बेरोजगारी नहीं आता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार में पंचायत निकायों में महिला को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन है 2005, 2009, 2006, 2014। तो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो इलेक्शंस है, जनरली क्या है 1/3 लिखा हुआ है, लेकिन बिहार में क्या 50% है। पूरे देश का ये पहला राज्य जहाँ फीमेल को 50% रिजर्वेशन पंचायत में दिया गया था, और बहुत पहले दिया गया था। ऑप्शन में ही देखेंगे आप, तो ऑप्शन में आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2006 में ही दे दिया गया था, क्लियर। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पंचायती निकाय में जो रिजर्वेशन है वो किस में है, आर्टिकल 243D में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। किस में आर्टिकल में है, आर्टिकल 243D में है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो देखिए आपने भंडारी समिति के बारे में शायद पहले नहीं पढ़ा हो। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका रिलेशन क्या है, भंडारी समिति से है, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। सुशासन पुरस्कार, ऑप्शन क्या है, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है, आंसर है ए, यानी कि हरियाणा सरकार ने सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। रिफॉर्म नेशन की पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है गौतम चिकरमाने, सलमान रश्दी, बोरिया मजुमदार और शशि थरूर। आंसर क्या होगा, रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है गौतम चिकरमाने, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वां नाम यानी नन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हुआ था, है ना, शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 19वां जो नाम शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ। ऑप्शन क्या है, समोआ, इटली, युगांडा, ब्राजील। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका युगांडा, क्लियर। युगांडा एक देश है और युगांडा की राजधानी है काम्पाला, ठीक है, जहाँ 19वां
शिखर सम्मेलन नाम का हुआ है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन अवार्ड 2023 में सम्मिलित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? सबसे पहले ये समझिए कि अर्जुन अवार्ड 2023 बेसिकली अर्जुन अवार्ड दिया था खेल के क्षेत्र में, साथ ही साथ टोटल इस बार 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, टोटल 25 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है इस बार। उसमें पूछ रहा है कि तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है आपका पैरा बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, शतरंज। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कौन? तरुण ढिल्लों। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गॉस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन में ही एक आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है? मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जो आदमी है उसका नाम क्या है? जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। क्लियर, ये है कौन? मान बुकर पुरस्कार 2023। और अब देख लेते हैं कि ये किस देश से है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बुल्गारिया, मलेशिया। आंसर क्या होगा? बुल्गारिया देश से हैं ये जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। और मान बुकर पुरस्कार जो है किस लिए दिया गया है? इनको दिया गया है टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए दिया गया है, या नोबेल कह लीजिए, टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ बुल्गारिया देश की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, इस देश की राजधानी सोफिया है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे है? ऑप्शन आपको देखते ही लगेगा पाकिस्तान है, लेकिन नहीं। ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, कतर। आंसर क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूची 2023 में शीर्ष पे है। अच्छा, ये सूची निकालता कौन है? याद रखिएगा, ये सूचकांक जो है वो जर्मन वॉच द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? जर्मन वॉच एक संस्था है, उसके द्वारा निकाला जाता है आतंकवाद सूचकांक। साथ ही साथ याद रखें कि भारत का इसमें रैंक किसमें कितना है? याद रखिएगा, इंडिया का रैंक है 13वां स्थान है भारत का आतंकवाद सूचकांक में, पहला अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब किसको दिया गया है? IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था? याद रखिएगा, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को LVM3 जो है प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था, और ये घटना है कब की? आपकी मार्च 2023 की। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह। नेक्स्ट है, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है जेम्स मॉरेप, C राबुका, क्रिस हिप्किन और एनी मिशेल। आंसर क्या होगा? पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं जेम्स मारेप। क्या बने हैं? जेम्स मारेप बने हैं पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। अच्छा, पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो कौन सा है? वो याद रखिएगा, राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। क्या है? पोर्ट मोरेस्बी है पपुआ न्यू गिनी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है स्वर्ण, कांस्य, रजत, कोई नहीं। तो भारतीय कबड्डी महिला टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और किसको हराकर जीता है? याद रखिएगा, चीन को, देश को हराकर, चीनी यानी कि चीनी ताइपे को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है एशियन गेम्स में कबड्डी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? ऑप्शन में जैसे ही पहला दिखेगा लोग मारेंगे और आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग बोल रहा है तो आंसर क्या होगा? चौथा देश बना है भारत। क्लियर, और अब बात कर लेते हैं, जब चंद्रमा पे कोई पोलर रीजन पे बात करेगा तो पोलर रीजन पे आ जाएगा आपका पहला देश। ठीक है, अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था? याद रखिएगा, ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, 14 जुलाई को। और पहुंचा कब? तो पहुंचा 24 अगस्त, यानी लगभग 1 महीना 10 दिन लगा चंद्रयान 3 को पहुंचने में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है अरबी, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो बना है बेसिकली फ्रेंच वर्ड से, जहाँ की एनवायरनर का मतलब हो गया पड़ोसी, तो वहाँ से ये बना है ये वर्ड। याद रखिएगा, पर्यावरण शब्द किससे बना है? फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? पंचगंगा, वारधा, घाट प्रभा और कोयना। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका वारधा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, जब नहीं है पता चला है तो है कौन कौन सा है पता चल गया है। पंचगंगा, घाट प्रभा और कोयना तीनों जो है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है, ध्यान में रखिएगा। जब बात करेंगे वारधा का तो याद रखिएगा, वर्धा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मालाबार पठार और छोटा नागपुर पठार। तो जब हम बात करेंगे सदाबहार वन का तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, पश्चिमी घाट में जो है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीवेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है जूडो, वॉलीबॉल, शतरंज और बास्केटबॉल। तो लीवेरो जो है वो है आपका वॉलीबॉल से। किससे है? ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल खेल से संबंधित वर्ड क्या है? लीवेरो। और टोटल कितने प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में? 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम क्या है? तो नमक और रेत के मिश्रण में सबसे पहले उसको क्या करेंगे? उसको पानी में घुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको छन्नी से छानेंगे, जिसको निस्पंदन कहता है, और फिर जो पानी बचा उसको इवेपोरेट करेंगे, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। नमक और रेत के मिश्रण को सबसे पहले हम पानी में मिलाएंगे जिससे कि बालू नहीं मिलेगा और पानी मिल जाएगा, घुल जाएगा। फिर उसको छानेंगे जिसको निस्पंदन कहते हैं, और उसके बाद उसको इवेपोरेट कराएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? आपका नमक बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो आई होप सो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, और यही आपका क्या है? आंसर है, विटामिन डी सूर्य से मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट है आपका स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, मौजूद होता है। तो स्टिल्ट रूट जो है वो कहाँ मौजूद रहता है? ऑप्शन क्या है? मूंगफली, गन्ना और मक्का, चावल और आलू। तो याद रखेंगे आपका स्टिल्ट रूट जो है वो आपका गन्ना और मक्का में होता है, सॉरी गन्ना और मक्के में होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आवेशित चालक पर जो आवेश होता है वो कहाँ होता है? तो जैसे कंघी को हम लोग अपने बाल में रगड़ते हैं और कंघी से जो चिपक जाता है, तो जो आवेश जो चार्ज होता है वो ऊपर होता है उसके ऑलवेज। तो ऑप्शन है बाहरी परत, भीतरी परत, मध्य बिंदु, आसपास। तो ऑप्शन क्या होगा? बाहरी परत पे हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकाएं ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती हैं? यानी कि जो आपका ऑटोट्रॉप होता है, स्वपोषी का मतलब प्लांट ले लीजिए, उसमें जो कोशिकीय ऊर्जा होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, अम्ल और स्टार्च। आंसर क्या होगा? याद रखेंगे जो स्वपोषी होता है वो अपना एनर्जी जो होता है वो स्टार्च में स्टोर करके रखते हैं। कहाँ? स्टार्च में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? अवायवीय श्वसन का मतलब समझ ही रहे होंगे, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो अवायवीय श्वसन होता है। तो ईस्ट का जब अवायवीय श्वसन होता है तो उसमें क्या जो है रिजल्टेंट में बाहर आता है? ऑप्शन है शराब पानी। शराब का मतलब यहाँ सीधा सीधा एल्कोहल समझिएगा, ठीक है। आपको पता है कि फर्मेंटेशन, ईस्ट के फर्मेंटेशन क्रिया के बाद हम लोग को अल्कोहल मिलता है, तो अल्कोहल इसलिए दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, केवल ऊर्जा। आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल मतलब ऊर्जा, शराब और ऊर्जा, तीनों का तीनों मुक्त होता है अवायवीय श्वसन में ईस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? परागन आपको पता होगा क्या होता है। परागन बेसिकली होता है आपका जब परागकोश से वर्तिका में पराग का स्थानांतरण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण होता है। अच्छा, आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आएगा, याद रखिए परागकोश को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, ठीक है। फिर वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। तो जो आपका एंथर से स्टिग्मा में जो पराग का स्थानांतरण होता है, पराग का मतलब यहाँ सीधा सीधा समझिए पॉलिन ग्रेन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या है? तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर है जनरली जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। दो तरह का टेम्परेचर, थर्मामीटर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग समझेंगे जो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। नहीं, साइंटिस्ट लोग जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। क्लियर। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो यूज़ होता है वो बड़ी टेम्परेचर में होता है, और जनरली ये होगा कितना? तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ह्यूमन टेम्परेचर वेरी करता है। तो ये आपका क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर है। और जब हम बात करेंगे किसकी? लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक पॉजिटिव में। ये होता है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आपको शायद ये पता हो कि गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी। ऑप्शन है तापमान के गिरावट से, दबाव में कमी, तापमान में वृद्धि और दबाव में वृद्धि। आंसर क्या होगा? तापमान में वृद्धि। तापमान को अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो गैस के अणुओं का जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट बहुत तेज होने लग जाता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा। हीटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से हम कनेक्ट करते हैं और उसमें जो वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत लाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटर और बल्ब में इतना ही डिफरेंस है। बल्ब जो क्या है, मेन काम उसका है इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाश ऊर्जा में बदलना, और हीटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से उष्मीय ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है कौन? इलेक्ट्रिक हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या है, ईएनटी डॉक्टर जो है वो उपयोग करते हैं कौन से दर्पण या लेंस का? तो ईएनटी डॉक्टर के सर पे एक लगा हुआ आता है लाइट, और वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि अवतल दर्पण होता है। जो लाइट कहीं बाहर जल रहा हो उसको यहाँ पे लाके वो एक जगह फोकस करता है, और यहाँ आपके आँख मतलब कान, गला या नाक को रखा जाता है ताकि वो क्लियर विजन दे सके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है आपका, दहन एक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। हम लोग सभी को पता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो वो जो कैंडल है, कैंडल को अगर हम किसी ग्लास से ढक दें तो कैंडल बुझ जाता है। बहुत बेसिक ये आपका एक्सपेरिमेंट है, तो याद रखिएगा पदार्थ के साथ हम क्रिया कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के जलन दहन जो है पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है। तो देखिए आपको पता होगा कि बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? मैंने आपको शायद पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी का यूज़ करते हैं। जनरली ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो ऑप्शन में देखें कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन दिख रहा होगा। क्लोरीन डालने के बाद जो है पानी में जो है वो जीवाणु रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आभूषण बनाते समय समांतर सोने के साथ मिश्रित धातु है। याद रखिएगा गोल्ड कभी भी जो आपका ऑर्नामेंट बनेगा, जब आपका जो ऑर्नामेंट बनाएंगे हम लोग, तो उसमें 24 कैरेट कभी नहीं होता है। याद रखिएगा वो हमेशा क्या होगा? 22 कैरेट होगा। सिटी ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि 24 कैरेट जो होता है प्योर होता है गोल्ड, और उसमें हम लोग कोई भी आभूषण ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, कुछ मिलाना पड़ेगा उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो वो क्या मिलाते हैं? ऑप्शन में देखिए चांदी, लोहा, जस्ता और तांबा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तांबा, यानी कि कॉपर का यूज़ होता है सोने में आभूषण बनाते वक्त मिक्सचर करने के लिए, ताकि उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो कांच के जगह हम लोग जो सामग्री यूज़ करते हैं वो पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा होगा, यही आपका आंसर है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थेलेट, ठीक है। पीईटी कहते हैं, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थेलेट जो है इसका यूज़ करते हैं, कांच को रिप्लेस करते हैं बोतल और जार बनाने के रूप में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्वनि का पूरा जो क्षमता है वो हम लोग किससे? आयाम से मेजरमेंट करते हैं, और यहाँ बात कर रहा है किसकी? पिच की। तो याद रखिएगा पिच जो होता है वो आपको पता है लड़की का पिच और लड़के के पिच में डिफरेंस होता है, पतला आवाज और मोटा आवाज। वो डिपेंड किस पे करता है? ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आवाज़ पतला होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज़ मोटा होगा। तो बेसिकली पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? ऑप्शन क्या क्या है? एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और रक्त प्लेटलेट। आंसर क्या होगा? रक्त संचरण में जो है मदद करता है एरिथ्रोसाइट। 67 ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट रक्त संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बल की इकाई नहीं है? तो देखिए बल का टोटल 3 इकाई होता है ना, आपने पढ़ा होगा। एक तो डाइन है ही, न्यूटन है और पाउंड भी होता है, ठीक है। चलें आगे, तो कौन सा नहीं है? आपको पता है जूल किसका इकाई होता है? जूल जो है आपका ऊर्जा का इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या है? देखिए 10 लाखवां भाग का मतलब 10 लाख पहले लिखते हैं, इकाई यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख।
ठीक है। 10 लाख को यानी कि 10 लाख को अगर मेजरमेंट में लिखेंगे 10⁻6 और जब इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 10⁻6। टोटल 6 जीरो है तो 6 हो गया। तो 10⁻6 को हम लोग क्या कहेंगे, -6 को माइक्रो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा माइक्रोमीटर सही है। तो याद रखिएगा 1 मीटर का 10 लाखवां भाग को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोमीटर कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है, एक न्यूक्लियस का भाग नहीं है। ऑप्शन में देख लेते हैं, क्रोमेटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस प्लाज्म। तो आंसर होगा आपका सेंट्रोसोम जो है वो एक न्यूक्लियस का भाग नहीं है। जब आप सेल को देखेंगे डीपली तो आपको समझ में आएगा सेंट्रोसोम न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीना माता और इताई इताई रोग होता है। देखिए मीना माता जो रोग होता है वो Hg यानी कि पारा से होता है, जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं, और इताई इताई रोग जो होता है वो Cd कैडमियम से होता है। क्लियर। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मर्करी और कैडमियम। तो मीना माता रोग और इताई इताई दोनों जो होता है किससे होता है, मर्क्यूरी और कैडमियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टाइफाइड, हैजा और निमोनिया। ठीक है। एड्स, तपेदिक और निमोनिया, क्षय रोग और निमोनिया, टाइफाइड, क्षय रोग और निमोनिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये जो टीबी है और निमोनिया है ये दो ऐसा रोग है जो कि वायु द्वारा संचरित होता है। ये टाइफाइड तो पानी वाला है, आपको पता होगा, दोनों पानी वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, क्षय रोग और निमोनिया, ये क्या है, वायु से है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। तो वार्म ब्लडेड जो आपका जंतु है, याद रखिएगा, वो वैसा जंतु है जो कि बाहर टेम्परेचर बदल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना टेम्परेचर बना के रखता है। जैसे इंसान जो है स्तनधारी होते हैं वो आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, शरीर का टेम्परेचर का जो एक रेंज है उसी में वेरिएट करता है। क्लियर। तो सिमिलरली जो आपके पक्षी हैं वो भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब वो अपने शरीर के टेम्परेचर को सालों भर सेम रख पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है। ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ये रिलीजिंग फैक्टर क्या था। ऑप्शन क्या क्या है, थायराइड ग्लैंड, पियूस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और प्लियन ग्लैंड। आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो क्या है, आपके टेम्परेचर के लिए है। साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी क्या है, आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है। तो आपसे पूछ रहा है नई प्रजाति जो बनती है, इवॉल्व होता है, वो कैसे होगा। तो हम लोग को पता है कि जो भी न्यू जो आपका प्रजाति आता है वो टाइम टू टाइम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते 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 तब जाके इवॉल्व होता है, एक लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्राकृतिक द्वारा अचानक निर्माण गलत है, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। फिर है आपका अलैंगिक जनक के दौरान बना क्लोन, व्यक्ति के एक आवाज से दूसरे आवाज, बिल्कुल नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, कई पीढ़ियों में जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक नए प्रजाति का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पे। मैथ्स ही बेसिकली, दो पाइप एक्स और वाई 12 घंटे 20 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, और जेड जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक्स जो है वो 12 है, वाई जो है वो 20 है, और जेड जो है वो 8 है, लेकिन जेड नेगेटिव है, ध्यान में रखेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 120 हो जाएगा। एक्स का एफिशिएंसी 10, वाई का एफिशिएंसी 6 और जेड का एफिशिएंसी 15 है, ये ध्यान में रखेंगे। आपके साथ साथ बना रहे हैं, पेन पेपर के साथ आप भी बनाए कीजिए। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो आपको पता है एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो 10 और 6 16, 16 में से 15 घट जाएगा एक ही घंटा में, तो आ जाएगा आउटपुट 1। तो 1 यूनिट से 120 भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आंसर क्या होगा, 120। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित किसी कार्य को 12 दिन में, तो ए लिख लेते हैं हम लोग, अमित 12 दिन में, सुमित उसी कार्य को 15 दिन में, एस जो है 15 दिन में, और सुनील, तो एस यू कर देते हैं, सुनील 20 दिन में करता है। यदि अमित, सुमित और सुनील एक दिन बीच करके काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए एक दिन बीच करने का काम करने का मतलब क्या है, अल्टरनेट काम करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अल्टरनेट काम करेगा तो कितना लगेगा, तो हम लोग पहले तो उसका एलसीएम ले लें, 15 12 और 20 का एलसीएम वापस से देखिए 120 ही आना है। ठीक है। ए की क्षमता कितनी, 10 यूनिट, एस की क्षमता कितनी, 15 यूनिट, और सुनील की क्षमता कितनी, 6 यूनिट। अब देखिए पहला दिन कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा, तो कितना, 10 यूनिट से करेगा। फिर दूसरा दिन काम करने कौन आएगा, सुमित आएगा, 15 यूनिट से करेगा, सॉरी 15 8 120, 8 यूनिट होगा यहाँ पे, 8 यूनिट करेगा। और फिर जब आपका सुनील आएगा काम करने तो वो कितना, 6 यूनिट से करेगा। तो 10 8 18 6 24, याद रखिए 3 दिन में जो है वो हमारा काम कितना हो गया, 24 यूनिट हो गया। जो लोग मुझसे पढ़े हैं या टाइम एंड वर्क समझते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। 3 दिन में अगर 24 काम हो गया तो 120 काम होने में कितना समय लगेगा। आपको पता है 24 5 जार क्या होता है, 24 5 जार होता है 120, 24 5 जार क्या होता है 120, आपने 5 से गुना कर दिया तो समय भी क्या हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 3 जार क्या होगा, 15 होगा। तो आंसर क्या है, 15 डेज में टोटल काम खत्म होगा। जब एक दिन बीच करके काम करने का मतलब अल्टरनेट काम करे, पहला दिन अमित आया, दूसरा दिन सुमित आया, तीसरा दिन सुनील आया, इस तरह से। क्लियर। आंसर क्या होगा, 15 डेज आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूध और पानी के 55 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। तो जैसे ही मेरे पास 8:3 आया तो 8 3 11 11 5 55, मतलब दूध आपका 8 5 40 है और पानी जो है 4 तिया 12 है, सॉरी 5 तिया 15 है। तो ठीक है, 5 का रेशियो आया था। अब कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:7 हो जाए। तो देखिए आपको कह रहा है पानी मिलाने को, मतलब दूध नहीं मिला है, मतलब ये जो 40 लीटर है ये 16 के बराबर है, ये समझना है। दूध नहीं मिलाया गया है, इसका मतलब जो दूध का पहला जो अमाउंट है वही जो है वो आपके 16 के बराबर है। आपको मैं बता दूं 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 हो जाएगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 गुना। तो सिमिलरली अगर 7 को 2.5 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। तो पहले आपका दूध देखिए कितना था, 15 लीटर था, वर्तमान में दूध कितना है, 17.5 लीटर है, सॉरी पानी। तो पानी कितना आपने ऐड ऑन किया होगा, 2.5 लीटर ऐड किया होगा, 2.5 लीटर। देखिए 2.5 से गुना है और ये 2.5 लीटर है, दोनों में डिफरेंस है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका 2.5 लीटर होगा।
इसी क्वेश्चन को वापस से आप पेन पेपर के साथ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपका 980 है, तो प्रथम संख्या क्या होगा। तो देखिए 3 क्रमागत है तो और सम संख्या है, इसका मतलब एक संख्या को हम अल्फा -2 ले सकते हैं, एक संख्या को अल्फा ले सकते हैं और एक संख्या को अल्फा +2 ले सकते हैं। जब इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका वाले का -2ab और इसका वाले का +2ab खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा क्या होगा, a² + b²। मेरी बात समझ रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, इन तीनों का स्क्वायर निकाल लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या करूँगा। उसका अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा आपका α² + 4 + α² + α² + 4 = 980। 80 में आप क्या कीजिए, 4 4 8 घटा दीजिए तो 972 हो जाएगा। ये आपका 3α² हो जाएगा, 3 से इसको काट करिएगा तो 324 हो जाएगा। मतलब α² आ जाएगा 324। तो 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो 18 है, उससे पहले दो जाएंगे 16 और उसके बाद दो जाएंगे तो आपका आएगा 20। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 16। जब तक मैथ रीजनिंग को पेन पेपर से नहीं बनाएंगे एकदम क्लियर नहीं होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस आप यही समझिए कि 3 संख्या है तो एक को -2 रखिए, एक बीच वाले को अल्फा और तीसरे वाले को अल्फा +2 रखिए। अल्फा का वैल्यू 18 आया तो -2 करेंगे तो आंसर 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 अंक वाली संख्या जो 3 से पूरी तरह विभाजित है तो b + c का मान क्या होगा। b + c का मान तो हमको लगता है वेरिएशन में आएगा, पहले तो जोड़ लेते हैं। 3 से डिविजिबल होने का मतलब डिविजिबल होना, तो 5 3 8 6 14, 14 और 2 14 और 2 14 और 2 16 16। तो अब b + c बोल रहा है मतलब अगला दो संख्या, तो 16 में ऐसा क्या जोड़ें जिससे डिविजिबल हो जाए। तो 16 में 5 जोड़िएगा 21 आएगा, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। 16 में 2 जोड़िएगा 18 आएगा, ये भी डिविजिबल है। और 16 में 8 जोड़िएगा तो 24 आएगा, ये भी डिविजिबल है। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सबको जोड़ लिया, 5 3 8 6 14 2 16 आया। 16 में अब आप 2 जोड़ लीजिए, 5 जोड़ लीजिए या 8 जोड़ लीजिए, तीनों का तीनों 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन क्या है, 1950, 1952, 1951 और 1953। आंसर क्या होगा, 1952। अच्छा, बहुत लोगों के माइंड में ये आएगा कि परिसीमन आयोग है क्या। तो बेसिकली ये क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा विधानसभा में जो है सीटों के बारे में डिसाइड करती है कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए, किस राज्य को। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। मतलब आपसे पूछ रहा है किस जो है अधिवेशन में या मीटिंग में जो है पहली बार जो है निर्वाचित संविधान द्वारा भारत का संविधान निर्माण के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है सामन कमीशन द्वारा, भारत अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो जनरली जो भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ है वो तो कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ है 1946, लेकिन उससे भी पहले ये जो है अप्रूवल मिल गया था। और वो कब मिला था, वो मिला था क्रिप्स मिशन द्वारा। तो क्रिप्स मिशन आया कब था, 1942 में आया था। इसने कहा था कि हम आपके लिए जो संविधान बनाएंगे उसमें आप ही के लोग शामिल होंगे और उसके लिए हम लोग प्रॉपर वोटिंग भी कराएंगे। बट थोड़ा सा डेलीगेशन में प्रॉब्लम था, उसमें वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो इंडिया हमेशा जो है वो स्वराज का मांग कर रहा था और वहाँ पे क्रिप्स मिशन जो था वो अधिराज्य का दर्जा दे रहा था, जो 1935-36 के आसपास मिला था। तो इसलिए ये मिशन जो है वो फेल हो गया था। तो आंसर रखेंगे पहली बार निर्वाचित संविधान द्वारा जो है संविधान का निर्माण क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। मतलब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया पंचायती राज और नगर पालिका, वो कंसिडर करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश आपका आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन में, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। मतलब सीधा सीधा है कि नगर पालिका का क्षेत्र कौन सा होगा, कितना दूर होगा, ये बताने वाले कौन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है नगर पालिका का क्षेत्र डिसाइड करना है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल ये डिसाइड करेगा। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का राजकीय आपात यानी कि जो आर्टिकल 356 के बारे में बात कर रहा है वो क्या है, संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था, के एम मुंशी, के एम नंबियार, BN राव और हृदयनाथ कुंजरू। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका के एम नाम्बियार। ठीक है, इन्होंने जो है राजकीय आपात का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, इसी के लिए जो है उसको संविधान का धोखा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। यानी एक ही आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 21, 71, 7 और 31। तो आंसर क्या होगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां जो संविधान संशोधन है वो 1956 के बारे में बात कर रहे हैं। ये 1956 में SRC कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आया था। SRC कमेटी है स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद ये तय किया गया कि एक आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन की समिति के अनुशंसा पे हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, आपको याद होना चाहिए। जो CVC की बात कर रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, संथानम समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। आंसर क्या होगा, संथानम समिति इसका आंसर है। इसी के रिकमेंडेशन पे जो है CVC का फॉर्मेशन हुआ है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किसमें है। ऑप्शन 261, 263, 262, 264। आंसर क्या होगा, आंसर है 263 में। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, PM होते हैं। क्लियर। चलें
और गठन कौन करता है? गठन राष्ट्रपति करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। गठन राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसके हेड जो होंगे वो पीएम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर क्या होगा? शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, उपवेद का मतलब उसका क्या बोले, मिनिएचर कह लीजिए, छोटा रूप कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पर वंश और उसके संस्थापक है, जैसे चौहान वंश का वासुदेव सही है, परमार वंश का उपेंद्र सही है, सोलंकी वंश, देखिए सोलंकी वंश का ये वाला गलत है, और गढ़वाल वंश का चंद्रदेव सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि सोलंकी वंश का जो है ये नहीं है, तो कौन है? याद रखिएगा, सोलंकी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके मूलराज। ठीक है, मूलराज। और ये कौन सी, ये 10वीं शताब्दी की बात हो रही है, मतलब कि 900 साढ़े 900 ईस्वी से लेकर जो है वो स्टार्टिंग हुआ है इनका सोलंकी वंश का, जिसके संस्थापक कौन है? मूलराज हैं। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो देखिए शेरशाह का जो है 2 युद्ध बहुत फेमस है, एक आपका बिलग्राम का युद्ध है जिसको कि कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, दूसरा चौसा का युद्ध है ना। तो 1539 में जो वॉर लड़ा गया था चौसा यानी कि बक्सर का युद्ध है ना, उसमें जो है शेरशाह ने किसको? हुमायूं को पराजित किया, और उसके बाद जो है शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया? यानी सीधा सीधा है, औरंगजेब की लड़ाई उसी के भाई दारा शिकोह से हुई थी, दोनों भाई हैं, है ना। और इसने जो है दारा शिकोह को कब हराया? ऑप्शन है देवराय का युद्ध, रामगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध और तिलपत का युद्ध। आंसर क्या होगा? आंसर है देवराय का युद्ध, है ना। और हुआ कब था ये? 1659 में हुआ था। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए तुगलक काल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तुगलक का टाइम पीरियड जान लीजिए। गुलाम वंश का 1206 से लेकर 1290 तक था, फिर 1291 ले लीजिए या 1290 भी ले सकते हैं, से लेकर 1320 तक खिलजी था, और फिर 1320 से लेकर 1413 तक आपका तुगलक वंश था। क्लियर, अब बात कर लें तुगलक वंश के टाइम में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। क्लियर, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप लोग को पता होगा बिहार में चंपारण कृषि वर्ष किस वर्ष लागू हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है आपको दिख रहा है? 1917, 1918, 1920, 1916। जैसे ही चंपारण आता है तो हम लोग को चंपारण सत्याग्रह याद आता है, कब? 1917 का। और साथ ही साथ चंपारण सत्याग्रह हुआ क्या, कब था, क्यों हुआ था? तो 3 कठिया प्रणाली। क्या 3 कठिया प्रणाली का मतलब? 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आप लोग को क्या करना है? 3 कट्ठा में आपको क्या करना है? नील की खेती करनी है, जो आपके ज़मीन को बंजर बना देती थी। क्लियर, तो ये था पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह। इसी का विरोध जो है पहली बार गांधी जी ने किया था, या गांधी जी ने पहली बार किसी आंदोलन में पार्ट लिया था, वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। और अब बात कर लेते हैं कि उसी के बेस पे फिर चंपारण कृषि कानून कब बना? तो याद रखिएगा, चंपारण कृषि कानून उसके अगले साल बना, 1918 में बना है। ठीक है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह है, 1918 में वो बिल पारित हुआ है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सूची को मिलाना है। ये है आपका विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता। विद्रोह का केंद्र का मतलब समझ रहे होंगे, 1857 की क्रांति के आसपास की बात कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कानपुर जो है वो नाना साहब हैं, तो बी का थर्ड कहाँ नजर आ रहा है आपको? बी का थर्ड यहाँ नजर आ रहा है, इसमें और इसमें। इसके अलावा और क्या? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, आपको दिख रहा होगा। सी का टू इसी में है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा? पहला होगा। अब मैच कर लेते हैं। लखनऊ बेगम हजरत महल, ये सही है। फिर कानपुर के लिए मैंने अभी बताया नाना साहब, ये सही है। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको पता है पहले से। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। तो इसमें आप लोग को दो क्या, एक ही याद करना होगा मे बी, इलाहाबाद लियाकत अली, क्योंकि लखनऊ बेगम हजरत महल भी लोगों को याद रहता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1945 में, देखिए अभी मैंने बताया था कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, और 1945 में बेवेल आया था, बेवेल योजना आई थी, ठीक है। और बेवेल योजना के बाद जो है सर्वदलीय सम्मेलन बैठक हुआ था, जिसको कि हम लोग शिमला समझौता कहते हैं। और उस समय जो है वहाँ के जो कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था 1945 का, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है आपका? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1945 के शिमला समझौता के जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन क्या है? आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1814 में हुआ है। नेक्स्ट, ब्रह्म सभा का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1828 में हुआ है। कोलकाता यूनिवर्सिटी कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1821 में हुआ है। क्लियर। अब जब बात कर लेंगे तत्व बोधनी सभा का, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया है, ये किया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। अब आप इस तीनों में देख सकते हैं कि प्रथम कौन हुआ होगा? 1814, यानी आत्मीय सभा। आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड करा दिया था? देखिए रोड जो है वो कहाँ होगा? लैंड में होगा। तो याद रखिएगा वो आदमी कौन है? वो है ऑकलैंड। आपको लैंड नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और जब बात करेंगे 1839 की, तो याद रखिएगा 1836 से लेके 1842 तक जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड। तो इन्हीं के शासनकाल में शेरशाह सूरी रोड का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था। क्लियर। चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। याद रखिएगा, जैसे ये नेहरू रिपोर्ट आता है तो आप लोग को ये नेहरू मोतीलाल नेहरू याद करना पड़ेगा। और मोतीलाल नेहरू कब का, तो कब 1829 के आसपास का, या 28 ही ले लीजिए, क्योंकि 29 में मोतीलाल नेहरू को मतलब साइड लाइन करके और फिर जवाहरलाल नेहरू बने और स्वराज को अपना जो है लक्ष्य बनाया कि नहीं पूरा आज़ादी चाहिए। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट बना था उसकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में कौन सदस्य शामिल नहीं थे, अली इमाम, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट उसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सामन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो सामन कमीशन का फॉर्मेशन देखिए 1927 में हुआ है, भारत वो 1928 में आया था। और यहाँ पर सामन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय, सब जगह काले झंडे दिखाए गए। यही जाते जाते बोला था कि आप अगर सब मिलकर एक संविधान बना लें तो आपको हम आज़ादी दे देंगे, और वही था आपका संविधान बनाने का फॉर्मेशन में नेहरू रिपोर्ट आया था, जिस क्वेश्चन को अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, है ना। फाइनली इसने जाने के बाद अपना रिपोर्ट 1930 यानी कि 2 साल बाद पेश किया, और इसी के बाद फिर जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला बार 1930 में हुआ जिसमें कांग्रेस नहीं गई, फिर 1931 हुआ, फिर 1932 हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। तो ये सारा क्या है, क्रम जुड़ा हुआ है। तो सामन कमीशन किस वर्ष अपना रिपोर्ट दिया है, 1930 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा, जम्मू एवं कश्मीर में क्या स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरता है। अच्छा, प्रधान यामोत्तर का मतलब आपको बोल रहा है यहाँ पर प्राइम मैरीटाइम, ठीक है, जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, और पूछ रहा है कि किससे नहीं गुजरता है। तो हम लोग एक बार वर्ल्ड मैप में 0 डिग्री देशांतर देख लेते हैं, और ऑप्शन याद रखिएगा, अल्जीरिया, नाइजर, फ्रांस और स्पेन। देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप। देखिए आप देख सकते हैं ये आपका वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में जो प्राइम टाइम जो मेरी टाइम है आपका, है ना, 0 डिग्री जो देशांतर है, वो देखिए यहाँ से गुजरता है इंग्लैंड के बीचों बीच से। क्लियर, अभी हम लोग जूम करके देखेंगे। और ये आपका इंडिया का टाइमिंग है, ये देखिए इंडिया का ऐसे बीचों बीच गुजरता है, जिसको हम 82.5 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्लियर, और 180 डिग्री जो लाइन है वो यहाँ से गुजरता है, और यहाँ पर कहीं एक जेड तरह का बनता है और फिर ऐसे आता है। क्लियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका फर्स्ट वाला, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन। क्लियर, ये 180 डिग्री पे है, ये 82 डिग्री पे है, और ये आपका 0 डिग्री पे है। क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप में। अगर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, है ना, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम लोग बात कर लें 0 डिग्री गुजर कहाँ से रही है। तो बहुत ध्यान से हम लोग मैप को जूम करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको 0 डिग्री है कहाँ। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 डिग्री आर्कटिक क्वेश्चन। क्लियर, ये वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ से जा रही है। देखिए यही जो 0 डिग्री है ये आपके इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है ना, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। कहाँ आपको दिख रहा होगा, ये यूके, ठीक है। यूके के अलावा और क्या क्या है हमारे पास, देखिए यूके के अलावा देखिए हमारा फ्रांस है, यहाँ ये फ्रांस से गुजर रहा है, ठीक है, ये आपका फ्रांस से गुजर रहा है ये लाइन। फ्रांस के अलावा देखिए स्पेन से गुजर रहा है ना। फिर और देखेंगे तो और आपको दिखेगा, ये देखिए अफ्रीका में अल्जीरिया से भी गुजर रहा है ये लाइन, ठीक है। यही 3 ऑप्शन में था हमारा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया। अल्जीरिया है, माली है, ठीक है, बुर्कानिया है, और ये आपका क्रॉस होता हुआ फिर नीचे चला जा रहा है। क्लियर, तो हम लोगों ने 3 कंट्री देख लिया बेसिकली, जो आपका कौन कौन सा था, फ्रांस था, स्पेन था और अल्जीरिया था, और यही 3 ऑप्शन में हमारा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप ऑप्शन में, अभी आपने जस्ट देखा था कि स्पेन से गुजर रहा है, फ्रांस से गुजर रहा है और अल्जीरिया से भी गुजर रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नाइजर, ठीक है। आप लोग को ये कैसा लग रहा है जो मैं वर्ल्ड मैप से बता रहा हूँ, इसका भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो सेट का डिलीवरी है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसमें कुछ और सुझाव होगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे। तो याद रखिएगा इनिशियल स्टेज में बताया गया था कि पृथ्वी पर एक ही जगह पूरा का पूरा लैंड था और बाकी चारों ओर क्या था, पानी ही पानी था। उस लैंड को क्या कहा गया था, ऑप्शन है पैंथालासा, लॉरिसिया, पेंजिया और गोंडवाना लैंड। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका पेंजिया, ऑप्शन नंबर बी। और यही फिर क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के तहत अलग अलग टूट के अलग अलग जगह चला गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंडिया का ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये नीचे हिंद महासागर से आकर जुड़ा है, ठीक है। तो इनिशियली में क्या कहा जाता था, जो विशाल भूखंड सिर्फ था उसको हम लोग पेंजिया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, यानी कि सी ऑफ माउंटेन्स कह लीजिए। ऑप्शन में क्या क्या है, जापान है, ब्रिटिश कोलंबिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, अमेरिका है। आंसर क्या होगा, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता था, ठीक है, द सी ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपका, अलग अलग तरह का माउंटेन है और देश के बारे में बात कर रहा है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो माउंट रेनर जो है वो यूएसए में है, ये याद कर लीजिएगा। माउंट एटना जो है वो इटली में है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग माउंट पेरिकुटिन, ये जो है आपका फिलीपींस में नहीं है, ये कहाँ है, सॉरी फिलीपींस में नहीं है, ये कहाँ है, ये मैक्सिको में है, ये याद रखेंगे, ठीक है। माउंट पेरिकुटिन जो है वो कहाँ है, मैक्सिको में, और माउंट एपो जो है वो फिलीपींस में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका बी वाला है माउंट एटना, इटली में, याद रखेंगे, ठीक है। चलें तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है कि ऐसा देश जो चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ लैंड से घिरा हो, मतलब वहाँ समुद्र हो ही नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए अफगानिस्तान जो है लैंड अवरुद्ध है, अभी हम लोग मैप अगले क्लास में देखेंगे वापस से। इसके बाद बात कर लें हम लोग, लाओस भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, लग्जमबर्ग भी घिरा हुआ है। ईरान जो है वो आपका चारों तरफ से जो है लैंड से नहीं घिरा हुआ है, एक साइड बल्कि क्या है आपका सागर है, ठीक है, अरब सागर कह लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, है ना, मतलब मिलाइए। अब देखिए देश और राजधानी आ गया, और आई होप सो कि आप लोग आराम से बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया, कैनबरा हो गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए नंबर का क्या है,
कैनबरा यानी कि 2, बी नंबर यहाँ ए आपका हो गया। फिर तजाकिस्तान का दुशानबे, ये बी हो गया। फिर तंजानिया का डोडोमा, ये आपका सी हो गया। वेनेजुला का कराकस, ये डी हो गया। तो आंसर क्या आपको दिख रहा होगा? आंसर दिख रहा होगा बी नंबर 2, 3, 1, 4। ठीक है, चलें आगे। 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो उत्तरी जो आपको नियाग्रा जलप्रपात है वो है सबसे पहले कहाँ, ये जान लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका में। अब बात करें किन दो झीलों के बीच में स्थित है, ऑप्शन क्या क्या है? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील और ओंटारियो झील और ईरी झील। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है क्या? नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर, चलें आगे। ओंटारियो झील और ईरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण होता है? यानी आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो आपका इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो किसकी वजह से जो है प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन देख लीजिए। सार्वजनिक ऋण चुनौती नहीं होगा, बजट घाटे के वित्तीय के लिए जनता से उधार लेना नहीं होगा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंक से उधार लेना नहीं होगा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ठीक है, सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारण जो है वो आपका क्या बोल रहा है? नई मुद्रा। नई मुद्रा का मतलब करेंसी बदलना नहीं है, नया मुद्रा छाप देना है। इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में ज़्यादा पैसा होना। ज़्यादा पैसा होने के लिए नया पैसा छापेंगे, जैसे नया पैसा छापेंगे मार्केट में जैसे पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, आपका क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व रेशियो, ये देखिए वापस से क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। सीआरआर के बारे में बात कर रहा है, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सीआरआर का मतलब है बैंक के पास रिजर्व होना कुछ कैश। ठीक है, करंट में ये कितना है? ये है 4.5%। मतलब आपका टोटल जितना भी मार्केट का कैपिटल है उसका 4.5% कैश के रूप में अपने पास रखना है हर एक बैंक को, ताकि बुरी स्थिति में बैंक इस पैसे को लौटा सके और अपने कर्ज को तोड़ सके। ठीक है, अगर सीआरआर का रेट बढ़ा दें, मतलब कि आरबीआई कहे कि नहीं अब 4.5% नहीं, आपको 6% रखना पड़ेगा पैसा, तो इससे क्या होगा? बैंक के पास कुछ पैसा कम जाएगा। ठीक है, पैसा कम होगा तो क्या होगा? लोन कम दे पाएगा लोगों को। क्लियर, तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा। देखिए पहले ऑप्शन सही लग रहा है आपको, अभी जो समझाया मैंने। इसके बाद और क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा, गलत बात। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा, ये भी गलत है। वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, ये भी गलत है। सीआरआर जैसे बढ़ेगा सबके लिए बढ़ेगा और आपके पास क्या होगा? बैंक के पास कैश कम रहेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसको कुछ कैश रिजर्व में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मौद्रिक नीति है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति जो है वो राजकोषीय नीति का पूरक है। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या है? राजकोषीय नीति का पूरक है। ऑप्शन नंबर बी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? देखिए जो आपका ट्राइसेम है, जेआरवाई है और आईआरडीपी है, ये सभी का सभी क्या है? ग्रामीण विकास के लिए है। ठीक है, चलें, जैसे ट्राइसेम है तो ट्राइसेम किसके लिए है? तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है। फिर जेआरवाई का फुल फॉर्म क्या हो गया? जवाहर रोजगार योजना हो गया। फिर आईआरडीपी क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से है रिलेटेड आईआरडीपी। इसके बाद बात कर ले हम क्राय का, तो याद रखिएगा क्राय का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट एंड यू, और ये बेसिकली क्या है? बाल अधिकार से संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा ग्रामीण विकास से नहीं है संबंधित, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति, देखिए आपसे विदेश नीति नहीं पूछ रहा है, विदेश व्यापार नीति पूछ रहा है। जैसे ही विदेश आएगा तो आप विदेश मंत्रालय मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, ये होगा वाणिज्य और उद्योग। ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स प्रकाशित कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, विश्व बैंक और यूएनडीपी। आंसर क्या होगा? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्या है आपका? भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो भारत में जेंडर बजटिंग मतलब जेंडर से रिलेटेड जो बजट है, यानी कि विशेष प्रावधान किया गया है महिलाओं को जो है समाज में आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, तो इसकी शुरुआत किस बजट से हुई है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, 2005-06 के बजट से भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई है। कब? 2005-06 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो बेसिकली ये जो गीता कार्मिक बीमा योजना है इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। ठीक है, और किसके लिए है? बेसिकली ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है इस बीमा जो स्कीम है उसके द्वारा। कौन सा राज्य सरकार? तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपको पता ही है विश्व मतलब जो जब बात किसी भी सूचकांक की होती है तो भारत का रैंक कितना ही अच्छा होता है। तो फिलहाल बात कर लें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, है ना, 2023 में भारत का रैंक ऑप्शन क्या है? 120, 131, 121, 136। आंसर क्या है? 131 रैंक है आपका भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो कौन है? इसमें फर्स्ट रैंक है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उनके जो है अध्यक्ष कौन है? पवन कुमार सिंह, राजीव लक्ष्मण, हंसराज गंगाराम अहिर और कल्याण चौबे। आंसर क्या होगा? हंसराज गंगाराम अहिर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 2 नवंबर, 4 सितंबर और 7 जनवरी। आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। कब? 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया था? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है मोचा, इल्सा, विपरजॉय, इनमें से कोई नहीं। तो विपरजॉय तो खैर इंडिया में आया था, वो भी उधर गुजरात के तट पे, यहाँ ईस्टर्न बात है। म्यांमार बांग्लादेश के तट पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोचा जो है वो सही आंसर होगा। याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया विपरजॉय तूफान वो गुजरात राजस्थान यानी भारत के पश्चिमी तट पे आया था। पूर्वी साइड की बात करेंगे तो कौन सा था? मोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, यानी भारत में वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन में देख लेते हैं 2.48, 2.19, 2.84 और 2.91। आंसर क्या होगा? 2.91% क्या है आपका वृक्षावरण है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्म विभूषण मिला है, यानी कि भारत का जो सेकंड जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण है, वो मिला है किसको? एस.एम. कृष्णा को। किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं, कला, लोक कार्य, चिकित्सा, कोई नहीं। आंसर है आपका सी नंबर, लोक कार्य से रिलेटेड है कौन? एस.एम. कृष्णा। क्लियर। और ये है किस राज्य के? याद रखिएगा एस.एम. कृष्णा है कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? तो दीप ग्रेस इक्का का संबंध है शतरंज, कबड्डी, हॉकी और जूडो। आंसर क्या होगा? हॉकी से रिलेटेड है दीप ग्रेस इक्का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपका जो 55वां ऑस्कर अवार्ड है जिसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिला था किसको? द एलिफेंट विस्पर्स। अब ये पूछ रहा है इसके निर्देशक कौन है? ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, कार्तिका गुंजाल्विस। कार्तिका गुंजाल्विस जो है वो द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा हुआ तो था ये वर्चुअली, कहाँ किया गया था मतलब वर्चुअली हुआ था, लेकिन जो इसका जो इस बार जो है अध्यक्षता किया था वो किसने किया था? भारत ने किया था, ये ध्यान में रखेंगे। और हुआ था ये वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब कोई एक जगह नहीं, सब अपने अपने देश में मिलकर किए गए थे। क्लियर। लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? भारत, तो इसलिए कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया था? तो कुबेर वही लॉन्च करेगा जो सही में कुबेर हो। ऑप्शन में देख लीजिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और पीएनबी। आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट कुबेर एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में पहला, चौथा, तीसरा, छठा। आंसर क्या होगा? तीसरा स्थान है पूरे विश्व में ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में। नेक्स्ट है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है एकता पाइपलाइन, शांति पाइपलाइन, मित्रता पाइपलाइन, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ईरान और पाकिस्तान की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है किसको? ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया था? आज से 7-8 महीने पहले जो है पेगासस स्पाईवेयर का बहुत चर्चा हुआ था, है ना। इसको विकसित करने वाला देश कौन है? रूस, ब्राजील, चीन, इजराइल। आई होप सो आप सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? इजराइल होगा। क्लियर। ये क्या है? एक तरह का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरे का जानकारी हम लोग जान लेते हैं, है ना, यानी कि दूसरे मोबाइल में ऑटोमेटिक फीडअप हो जाता है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ स्पाईवेयर। दिख रहा है आपको? स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो जब बात करेंगे सत्य फल का तो फिर वही है बायोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग इसमें पूछा जाता है, और आपसे पूछ रहा है कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेब। ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, सेब के अलावा और कोई भी ऐसा है जो कि आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, असत्य फल है? तो सेब के अलावा है अंजीर है, अनानास है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं तत्व की संयोजकता। देखिए आवर्त सारणी पीरियड में आगे बढ़ने का मतलब लेफ्ट से राइट होना, और संयोजकता का मतलब होता है आपका ऑक्टेव पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लेना या देना हो। तो आपको पता होगा एक जिसके पास रहता है वो एक दे देता है, फिर 2 जिसके पास रहता है वो भी दे देता है, 3 जिसके पास रहता है वो भी दे देता है, फिर 4 वाला थोड़ा सोचता है, 5 वाला फिर क्या करता है? लेना शुरू करता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे संयोजकता बढ़ेगी और फिर घटना स्टार्ट होगी। 8 वाला तो लेता देता कुछ नहीं, 0 हो जाता है। क्लियर। तो पहले हमारा बढ़ेगा और फिर घटेगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल का जो है क्वालिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, प्रारंभ में पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन परमाणु 12 में जो है क्या होगा? तो जैसे ही 12 बोला तो याद रखिएगा आपको 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरली जो होता है किसी भी न्यूक्लियस में बराबर होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। कार्बन 12 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो डंक वाला स्थान का मतलब जैसे मधुमक्खी काट ली, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ आप बेकिंग सोडा जब लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रायल मैंने किया है 2-4 बार अपने घर में भी। बेकिंग सोडा जैसे ही लगाकर थोड़ा सा आप रगड़ेंगे तो 1 से 1.5 मिनट के बाद वो जो डंक का असर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि डंक से क्या है? एक एसिड जाता है और ये आपका क्या है? बेस है, दोनों मिलाकर न्यूट्रल नमक बना देता है। तो आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होता है? आई होप सो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग को बिल्कुल आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 7। अगर कोई 0 लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं, याद रखिएगा। 7 आपका उदासीन है, 7 से कम अगर है तो वो आपका एसिड हो जाएगा, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो आपका बेस हो जाएगा। जैसे जो है ये आपका कंप्लीट बेस है, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट एसिड है। ऑप्शन नंबर सी 7 है जो उदासीन है। नेक्स्ट है सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का क्या कारण है? मतलब सूर्यमुखी फूल जो होता है सूर्य की गति के साथ साथ वो भी उसका भी फेस बदल जाता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण देखिए, फोटो का मतलब लाइट होता है, तो लाइट होगा आंसर। ठीक है। क्रोमो का मतलब रंग होता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म जो है इसका मेन रीजन है सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन का मतलब शरीर में जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि,
पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पीनियल बॉडी। आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका क्या है, शरीर में जो है पेप्टाइड हार्मोन को जो है स्रावित करता है और वो क्या होता है, शरीर के विकास के लिए होता है। चलें, आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से पौधे का वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, रिपीटेड है, सॉरी वृद्धि रोधी हार्मोन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है पौधे का वृद्धि रोधी मतलब वृद्धि से जो रोकता हो। ऑक्सिन, एस्बेसिस एसिड, फ्लोरिजिन्स और साइटोकाइनिन। आंसर क्या होगा? एस्बेसिस एसिड जो होता है वो आपका क्या है, वृद्धि रोधी हार्मोन है पौधे का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, जैसे ही हाइपरमेट्रोपिया आया तो आपको पता होना चाहिए दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है तो पूछ रहा है किस लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है? उत्तल लेंस, बाईफोकल, अवतल लेंस और साधारण लेंस। तो जैसे दूरदृष्टि दोष है, 3 लेटर है, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस को कहते क्या है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का जो आवर्धन होगा। देखिए, आपको वास्तविक बोल रहा है और उल्टा बोल रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे ऐसे कोई आपका क्या है, दर्पण है, मान के चलिए यही दर्पण है, तो जब वास्तविक है तो याद रखिएगा ऐसा बनेगा। और ऐसा का मतलब ये वाई एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। जो आपका जो साइन है, साइन फार्मूला होता है, वो बेसिकली एक्सिस पे ही काम करता है। अगर वस्तु ऊपर रखा है तो पॉजिटिव, इमेज अगर नीचे बना है तो नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। दर्पण का आवर्धन क्या होगा? नेगेटिव होगा। किसके लिए? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? धात्विक धारा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी जो धातु है उसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। बिल्कुल सही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह होता है, जो है जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है देख लेते हैं। टांका यानी कि सोल्डर किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो बहुत ध्यान से देखिए, टीन लेड, लेड कॉपर, टीन जिंक और टीन जिंक और लेड, तीनों। आंसर क्या होगा? लेड और टीन से मिलकर क्या बनता है? सोल्डर बनता है। इसमें इसका परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होता है, जिसमें कि टीन का परसेंटेज 67 है और लेड का परसेंटेज 33 है। क्लियर। चलें, इससे सोल्डर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? हमारे सर का जो है सामने का पार्ट का अलग है और पीछे का पार्ट का अलग है, और ये पूरे के पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है, विचारों को भी नियंत्रित करता है। सब कुछ कहाँ है? आपके मस्तिष्क में ही है। तो आपसे पूछ रहा है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए अग्र मस्तिष्क में है क्या क्या। तो अग्र मस्तिष्क में आपका क्या क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका सेरेब्रम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? थैलमस आ जाएगा, फिर क्या आएगा? हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ये सभी क्या है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। और कौन नहीं होगा? तो मेडुला जो है वो आपका अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं होगा, ठीक है। मेडुला है किससे किससे रिलेटेड? तो याद रखिएगा, मेडुला जो है खाना निगलने के लिए यूज़ होता है, उल्टी के लिए यूज़ होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, खांसने और छींकने के लिए जो होता है, जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है। और ये पीछे मस्तिष्क में है। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सा है? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड और टेस्टिस। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद में प्रमुख घटक में क्या क्या होगा? माल्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज जो है वो शहद में मेनली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में से कौन अधिक आवश्यक है? देखिए, मांसपेशियों का वृद्धि बनाने के लिए यानी कि प्रोटीन की जरूरत होगी। ऑप्शन में आपको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन। तथा एंटीबॉडी भी है, दोनों है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन से शरीर की निर्माण, वृद्धि और एंटीबॉडी तीनों बनता है। किससे? प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मलेरिया रोग से कौन सा रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है, शायद पिछले ही सेट का क्वेश्चन का आंसर होगा ये। ऑप्शन है प्लीहा, फेफड़ा, लिवर, अस्थियां। आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्लीहा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। क्लियर। मलेरिया, मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1-2 को मिलाइए। जीव है और संघ है, सबसे टफ क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजी का, जिसको कि रटना पड़ता है सीधा सीधा। तो आंसर देख लेते हैं हम लोग इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, तारा मछली जो है वो संघ एकाइनोडर्मेटा का है। फिर पाइला जो है वो है संघ मोलस्का का। नेरिस जो है वो है संघ एलिनिडा का। और प्लेनेरिया जो है वो संघ प्लेन हेलमेंथिस का है। ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड है। प्लेनेरिया का जो है संघ प्लेटी हेलमेंथिस जो है ये हम लोग पढ़े हुए थे। तो डी का 4 आपको दिख रहा होगा सिर्फ पहले वाले में, तो आंसर ये सही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये एक दूसरे से मैच है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसलिए मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग कितना है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग 7% है। कितना है? 7% होता है लगभग रक्त का आयतन शरीर के टोटल मास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पत्ती का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कार्य क्या है? गैस का आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण, शीतलन, वाष्पोत्सर्जन। तो जो लीफ होता है उसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का कैसे पता लगाएंगे? कंपास से। क्लियर। एमीटर द्वारा नहीं, गैल्वेमीटर नहीं, विद्युत चुंबक नहीं, मजबूत चुंबक नहीं, एक कंपास जो है वो बता देगा आपका, क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तंतु के अणु में प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं? प्रोटीन इकाइयाँ किसमें होगी आपसे पूछ रहा हूं, मतलब सीधे सीधे समझिए, प्रोटीन किसमें होगा? कपास, नायलॉन, रेशम, नायलॉन, रेयॉन। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रेशम, ठीक है। रेशम कीट के रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का प्रयोग करके बनाया जाता है? तो जैसे देखिए, मौसम का जब भी रिपोर्ट बनता है, जैसे आप आज का टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर कभी भी फिक्स नहीं होता है। आज का एक मैक्सिमम आपको नजर आएगा और एक मिनिमम नजर आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं किसमें? मौसम के रिपोर्ट में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है मौसम के रिपोर्ट के लिए। क्लियर। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित होती है? आई होप सो ये आप लोग सभी को पता होना चाहिए। जो है कंपन का आयाम, कंपन की आवृत्ति, आयाम कंपन की आवृत्ति का गुणनफल, आयाम कंपन आवृत्ति का अनुपात। तो जनरली जो है याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पे डिपेंड करती है, यानी कि कंपन के आयाम पे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या होता है? याद रखिएगा सेल में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो सेल में उपस्थित लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। याद रखिएगा सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, और सेल में अगर लिक्विड है भरा हुआ उस लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कणों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेटों की ओर विक्षेपित होती है, मतलब उससे दूर हटती है क्योंकि ये खुद नेगेटिव है ना, ये भी सही होगा। प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, ये नहीं है, लाइट नहीं होता है, तो ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, क्लियर। अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पे काला कर देती है और साथ ही साथ जो ऋण आवेशित प्लेट है उससे विक्षेपित होती है, मतलब दूर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है, हम लोग मैथ देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन, 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, मतलब 30 का 20% यानी कि 6 लीटर आपका क्या है? अल्कोहल है। रिमेनिंग जो है 24 लीटर आपका क्या है? वो आपका पानी है। आप कह रहे हैं 6 लीटर पानी और मिला दिए, तो टोटल आ गया 6 और ये गया 30। तो आपसे पूछ रहा है तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? अल्कोहल 6 लीटर है और टोटल का परसेंटेज होता है, तो ये आपका टोटल हो गया कितना? 36। तो 6/36 को कट करेंगे तो आएगा 1/6, और 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो होता है 16.66, यानी कि सी नंबर आपका आंसर सही होगा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का योग दिया हुआ है 204, तो इनका गुणनफल क्या होगा? देखिए सीधा सीधा आपको कुछ नहीं किया है, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपको सीधा सीधा कह रहा है x - y = 72 है और x + y = 204 है। तो x इक्वल टू क्या होगा? याद रखिए x इक्वल टू दोनों को जोड़ के हाफ करने से होगा। दोनों को जोड़ के हाफ किया तो क्या गया? 176 का हाफ क्या हो गया? 138 आ गया ना। y इक्वल टू क्या होगा? अब आपको पता है कि 138 है x का वैल्यू, तो y का क्या होगा? दोनों को मतलब y को 138 घटा दीजिए, 204 में 138 घटा दीजिए, क्या आ गया? 62 4 66 आ गया। क्लियर। अब आपसे पूछा इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? तो 66 × 38 138 करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 8 कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। फिर आपको 66 या 198 में 52 ऐड करेंगे। देखिए 190 198 में अगर 52 ऐड कीजिएगा तो 250 आ जाएगा। बचा कितना? 25, और 66 एकम 66, उसमें 25 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, आपको दिख रहा होगा 9108। ऑप्शन नंबर क्या नजर आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है आपका, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो a/4 जो है वो b/6 है, तो a/b क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको। चलें, तो ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।